और इसी बीच एक बड़ी खबर है। आगरा ताजमहल के अंदर महिला ने भगवा झंडा लहराया, बोतल में पानी लेकर अंदर चढ़ाया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया है। सीआईएसएफ ने महिला को पकड़ लिया है। 2 दिन पूर्व मथुरा के 2 युवकों ने ताज के अंदर गंगा जल चढ़ाया था। आज मीना राठौर नाम की महिला ने भगवा झंडा लहरा दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है मीरा राठौर, जिन्होंने ये भगवा झंडा लहराती हुई नजर आई है और इसका एक वीडियो सामने आया है। और आप ये देखिए कि झंडा लहराती हुई वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है। इस महिला का नाम मीरा राठौर बताया जा रहा है। आगरा ताजमहल के अंदर महिला ने भगवा झंडा लहराया और बोतल में पानी लेकर अंदर अभिषेक भी किया, जल चढ़ाया गया। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया है। सीआईएसएफ ने महिला को पकड़ लिया है। 2 दिन पहले ही मथुरा के 2 युवकों ने भी ताज के अंदर जाकर गंगा जल चढ़ाया था और आज मीना राठौर नाम की महिला ने भगवा झंडा लहरा दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ताजमहल में लोग बड़ी संख्या में घूमने जाते हैं। और इस दौरान 2 लोग 2 दिन पहले मथुरा से आए थे और यहां पर वे गंगा जल चढ़ा रहे थे और इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। और ये देखिए, झंडा लहराती हुई जो महिला है वो नजर आई है। तुरंत जो सुरक्षा टीम है वो मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। 2 युवकों का पहले वीडियो और अब महिला का वीडियो सामने आने के बाद से कई सारे सवाल। गंगा जल बताया जा रहा है। जो महिला जल लेकर पहुंची हुई थी ताज के अंदर, वो गंगा जल बताया जा रहा है। सीआईएसएफ ने महिला को पकड़ लिया है। 2 दिन पहले मथुरा के 2 युवकों ने भी ताज के अंदर गंगा जल चढ़ाया था। साथ ही एक और बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जहां त्रिपुरा के अगरतला पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश से भारत पहुंची है शेख हसीना। पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। त्रिपुरा के अगरतला पहुंची है शेख हसीना। बांग्लादेश से भारत पहुंची हैं। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है उससे उन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद वे त्रिपुरा के अगरतला शेख हसीना पहुंची हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं और किसी सुरक्षित स्थान में उनको पहुंचना था। आप देखिए जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है बांग्लादेश में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए थे, तोड़फोड़ किए जाने लगी, वहां पर हिंसक झड़प होने लगी। शेख हसीना कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई और उसके बाद उन्हें यहां से तुरंत निकलना पड़ा। ईरान बहुत बुरा फंसा है। राजधानी तेहरान में इजराइल ने इस्माइल हानिया को कमरे में बम से उड़ा दिया और ईरान देखता रह गया। अब सुप्रीम लीडर खामनेई इजराइल से बदले की कसम खा रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं दिख रहा। जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे देश ईरान के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो ईरान क्या अकेला होगा? इस युद्ध में ईरान का साथ कौन देगा, कौन नहीं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग उमड़े हैं। सिरों की गिनती करनी मुश्किल है। कतर के किसी नेता की मौत का मातम नहीं है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मातम पुरसी का वक्त है। ईरान में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखी। तेहरान में चौक चौराहों पर हानिया की होर्डिंग लगाई गई। लोगों ने मरसिया पढ़ा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद का हाहाकार ईरान को बेचैन कर रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई की रातों की नींद उड़ी हुई है। प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लिहाजा इजरायल पर ईरान के हमले की 100% गारंटी दी जा रही है। हमले के पहले ईरान अपने लाव लश्कर को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध की रणनीति तय कर रहे हैं। في كل المنطقات كذلك الأمر تجاه اليمن، وبالتالي لا توجد عمليا أي آفاق لاستمرار التهدئة أو السعي من أجل الصفقة إلا في إطار حل أشمل على ما يبدو لقضايا المنطقة. وهنا يظهر أن المنحى سيأخذ مزيد من التصاعد أو التصعيد حتى يكون هناك معالجة إقليمية شاملة.
ईरान का पक्का इरादा है, लेकिन इजराइल पर हमला ईरान करता है तो पक्का इजराइल का ही नुकसान होगा। ये बहुत कच्चा है। ऐसा कहने के कई कारण हैं। एक एक कर इन कारणों की डिटेल दिखाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब की बार इजराइल के साथ अकेला ही लड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बार ईरान को अकेला ही लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सवाल यही कि ईरान मुस्लिम देशों का खुद को नेता मानता है, और मुस्लिम देश अमूमन माना जाता है कि इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ है। फिर ईरान को दूसरे मुस्लिम देशों का साथ क्यों नहीं मिलेगा? इसके भी कई कारण हैं, जिसकी डिटेल देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ईरान को इजराइल से अकेला ही टकराना होगा। इसे समझने के लिए आपको ईरान और इजराइल का भूगोल समझना होगा। ईरान और इजराइल की सीमा एक दूसरे देश से नहीं मिलती। दोनों देश एक दूसरे से काफी दूर हैं। ईरान से इजराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है। ईरान अगर इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है तो कम से कम 1500 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करनी होगी। मतलब ईरान को इजराइल पर ड्रोन हमले या बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए उन देशों की मदद लेनी होगी जो ईरान और इजराइल के बीच में आते हैं। जैसे मैप देखिए कि अगर ईरान कोई युद्धक हथियार फायर करता है तो उसे दो देशों इराक और जॉर्डन से गुजरना ही होगा। ईरान फाइटर प्लेन से भी बम गिराने इजराइल जाना चाहता है तो इराक और जॉर्डन बीच में आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इराक और जॉर्डन इजराइल के खिलाफ ईरान के युद्ध में उसका साथ देंगे? इसी साल अप्रैल में इजरायली अटैक में जब ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 कमांडरों की मौत हुई थी, तब ईरान ने इजराइल पर करीब 300 ड्रोन बरसाए थे। लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, तब इराक ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया था, यानी इनकी हवाई सीमा से होकर लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते थे। जॉर्डन ने भी अपने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया था, और इस बार तो जॉर्डन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री सफादी को सुनिए। हमें अपनी सीमाओं पर हमेशा सतर्क रहना है। किसी को भी जॉर्डन को युद्ध क्षेत्र में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता जॉर्डन और जॉर्डन के लोगों की रक्षा करनी है। जॉर्डन अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश करने वाले किसी भी ताकत का सामना करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल में ईरानी हमले को रोकने में अमेरिकी नेतृत्व वाले वायु रक्षा गठबंधन की भागीदारी का खुलासा किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे अरब देशों ने ईरान के रडार डेटा पर खुफिया जानकारी साझा की। जॉर्डन ने अमेरिका और अन्य सहयोगी लड़ाकू विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी और ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में सहायता की। जॉर्डन अकेला देश नहीं है जो ईरान को युद्ध की सूरत में साथ नहीं देने वाला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल में यह भी दावा किया था कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च के समय फारस की खाड़ी के देशों में रेडार से पता चला था, जो कतर में अमेरिकी संचालन केंद्र से जुड़े थे। सऊदी अरब और यूएई ने भी ईरानी हमले की खुफिया जानकारी साझा की थी। ईरान इजराइल युद्ध की सूरत में सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगियों के रोल पर भी दुनिया की निगाह है, क्योंकि ये दोनों ही देश ना सिर्फ पैसे वाले हैं बल्कि ईरान की राह का रोड़ा भी है, जैसी इनकी ईरान के साथ रिश्तों की हिस्ट्री बयान करती है। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण देश की ओर जो इजराइल की सीमा से लगा है, और इतिहास में इजराइल इस देश को युद्ध में शिकस्त भी दे चुका है। नाम है मिस्र। इजराइल के पश्चिम दक्षिण में यह देश गाजा वार के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन 39,000 फिलिस्तीनियों के मौत के वक्त भी मिस्र खामोशी ही ओढ़े रहा है। ईरान का साथ देने या नहीं देने के पीछे मुस्लिम देशों की अपनी अपनी रणनीति है। कुछ देश इसमें उलझना नहीं चाहते क्योंकि युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के साथ होगा, और कुछ देश ईरान की मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की भावना से वाकिफ है। युद्ध में साथ देने का मतलब होगा ईरान को बढ़ाना। लिहाजा मुस्लिम देश युद्ध के बाद भले ही फैसले लें कि किधर का होना है, लेकिन अभी ईरान अकेला खड़ा दिख रहा है। सवाल है फिर ईरान के साथ कौन है? तो ये बहुत क्लियर है। इसमें 2 नहीं बल्कि 4 देशों के नाम कोई भी आसानी से गिना सकता है। पहला है लेबनान, जो कि ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है। यहाँ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी तैनात हैं और हिजबुल्लाह इजराइल का जानी दुश्मन है।
तो लेबनान का ईरान का साथ देना पक्का है। दूसरा देश है यमन, जहां के हूथी विद्रोहियों को ईरान का संरक्षण हासिल है और लाल सागर की ओर से हूथी लगातार इजरायल को निशाना भी बनाते रहे हैं। तीसरा देश है सीरिया। सीरिया इस वक्त गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है और इजरायल सीरिया को निशाना बनाता रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान का वॉर प्लान है कि सीरिया की जमीन से ही इजरायल पर ड्रोन अटैक किया जाए, ताकि ऐसा लगे कि हमले इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया कर रहा है। التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء الأمة معكم. Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want. And such a war would be a catastrophe for Lebanon, and it would be devastating for innocent Israeli and Lebanese civilians. ईरान इस बात को पचा नहीं पा रहा कि हानिया की हत्या तेहरान में घुसकर इजरायल ने की है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इजरायल पर हमले के दौरान डायरेक्ट एंट्री नहीं करता तो उसके ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध के वक्त अमेरिका खामोश रहे ये हो पाना मुश्किल है। बल्कि नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका युद्ध में कूदे और ये युद्ध ईरान बनाम अमेरिका हो। ईरान को इस सूरत में दो और देश हैं जिनका साथ मिल सकता है, हालांकि इसकी गारंटी भी नहीं है। इन दोनों देशों के नाम है तुर्की और रूस। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इजरायल से दुश्मनी पालते हैं। इसी हफ्ते एर्दोआन ने सीधा इजरायल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। Son sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।